नेशनल न्यूज़ में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फेसलेस असेसमेंट और टैक्स पेयर चार्टर का ऐलान किया। यह व्यवस्था आज से लागू हो गई है। टैक्स पेयर चार्टर सितंबर से लागू किया जाएगा। आयकर के अब तक के सबसे बड़े सुधारों में इसे गिना जा रहा है। इस प्रणाली से करदाताओं को क्या लाभ होगा, इसके बारे में आज हम बात करेंगे सीएमए डॉक्टर पवन जायसवाल से। डॉक्टर पवन जायसवाल कर एवं वित्त प्रणाली के मर्मज्ञ हैं। उन्होंने अभी हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक पुस्तक लिखी है, मोदी का संपत्ति शास्त्र, कोरोना के पहले कोरोना के बाद। इसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ओर से उठाए गए कदमों, जिनसे देश की अर्थव्यवस्था, कर प्रणाली को लेकर तमाम फैसले किए गए हैं, तमाम बदलाव किए गए हैं। तो आइए हम डॉक्टर पवन जायसवाल से मुखातिब होते हैं और उन्हीं से जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आयकर व्यवस्था में किए गए इस बदलाव से क्या फ़र्क आने वाला है, करदाताओं को क्या फ़ायदा मिलने वाला है। डॉक्टर पवन जायसवाल जी, नेशनल न्यूज़ मीडिया पर आपका स्वागत है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आयकर प्रणाली को लेकर कुछ फैसले किए हैं, कुछ ऐलान किया है। वह क्या है और किसके लिए है? एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने, करदाताओं के हित में और विभाग के हित में, रेवेन्यू के भी हित में और आम जनता के हित में, जिसका नाम दिया है पारदर्शी कराधान, ईमानदार का सम्मान। पारदर्शी कराधान, ईमानदार का सम्मान शायद आयकर जगत में, आयकर के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में, सुनहरे अक्षरों में दर्ज किया जाएगा। कारण आज पहली बार ऐसा हुआ है कि इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स रूल्स 1962 के बाद आज पहली बार ऐसा हुआ है कि विभाग को और साथ ही साथ आयकरदाता को, दोनों के बीच एक सामंजस्य संतुलन बनाते हुए और दोनों के अधिकारों और दायित्वों को मैक्सिमाइज करने का प्रयास किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, पारदर्शी कराधान से तात्पर्य ये है कि विभाग, आयकर विभाग अपने करदाताओं को कतई परेशान ना करे। जहाँ पर नोटिस भेजना लाजमी हो वहीं पे नोटिस भेजे। बार बार विभाग का चक्कर न लगाना पड़े करदाता को। इसके लिए फेसलेस व्यवस्था, यानी कि इंटरनेट माध्यमों का मैक्सिमम प्रयोग हो। जैसा कि रणविजय भाई आपको मैं बता दूं कि हमारे प्रधानमंत्री महोदय, हमारी जो वर्तमान सरकार है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रही है, साथ में आईटी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रही है। तो इनका ये मानना है कि एक व्यापारी या एक करदाता, सैलरीड पर्सन विभाग जाकर अपनी अगर कोई बात अधिकारी के सम्मुख रखता है तो इससे अच्छा है कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर ले, या फिर वो इंटरनेट के थ्रू, ईमेल के थ्रू अपनी बात को स्कैन करके अपने सारे डॉक्यूमेंट को उनको भेज दे। तो आज से ये कंपलसरी कर दिया गया है कि अब कोई भी करदाता विभाग में पैर नहीं रखेगा। उसके कुछ 2-3 एक्सेप्शंस हैं जहाँ पे बताया गया कि जाना जरूरी है, अन्यथा नॉर्मल केस में आपको करदाता को जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहाँ पे सिर्फ करदाता को अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके दे देना है, जो कि करदाता जो अधिकारी अपनी संतुष्टि के हिसाब से उसको चेक करके आगे बढ़ा देगा, और विभाग के चक्कर नहीं लगाने हैं। देखिए, जैसे अभी शुरुआत हुई थी पिछले साल नेमलेस एंड फेसलेस, तो यहाँ पे एक बात और आई है पारदर्शी कराधान में, डायनेमिक ज्यूरिसडिक्शन। कहने का मतलब ये है कि जिस जिले में जो अधिकारी आयकर विभाग का पोस्टेड होता था, वो अपने उस जिले के, अपने ज्यूरिसडिक्शन के करदाताओं का जांच पड़ताल करता था। अब करदाता को नहीं मालूम है कि वो किस अधिकारी द्वारा उसकी जांच हो रही है, और अधिकारी को ये नहीं मालूम है कि किसका वो जांच कर रहा है। इसको डायनेमिक ज्यूरिसडिक्शन की श्रेणी में ले गया है। आज से ये सिस्टम स्ट्रिक्टली लागू कर दिया गया है। ये ईमानदार का सम्मान करने की बात कही गई है। इसमें कैसा सम्मान होगा और किस तरह से होगा, कैसे करदाताओं को इसे राहत मिलेगी, क्या राहत मिलेगी? रणविजय भाई, आप जानते हैं करदाता जो है वो तो अपने कर दायित्वों का निर्वहन पूरी तरीके से करता है। आखिर सरकार ने पहली बार इस चीज़ को महसूस किया कि करदाताओं का सम्मान होना चाहिए। और देखिए वर्ड क्या लिखा है, ईमानदार
करदाताओं का सम्मान, ईमानदारी का सम्मान की बात की गई है। तो यहाँ पे वो करदाता हट गए जो चोरी करते हैं, चोरी में संलिप्त रहते हैं या टैक्स प्लानिंग करके मैक्सिमम टैक्स का सरकार को डेंट पहुँचाते हैं। अब ऐसी श्रेणी आई जो ऑनेस्ट है। मोदी जी ने क्लियर किया है कि ऑनेस्ट हैं कौन। मैं आपको बता दूं, 3 लोगों को बोला गया है कि ये बिल्कुल ऑनेस्ट बोले जाते हैं। एक वो जो समय से कर का भुगतान और अपने रिटर्नों को समय से फाइल करते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें बताया गया है ऐसे लोग जो समुचित कर का भुगतान करते हैं। और तीसरा चीज़ बताया गया है इसमें ऐसे लोग जो कर की चोरी में संलिप्त नहीं रहते हैं या कर की चोरी कभी नहीं किए। ऐसे करदाताओं को ईमानदार करदाता की श्रेणी में रखा जाता है, माने जो टाइम से कंप्लायंस करे, एप्रोप्रिएट कंप्लायंस करे और टैक्स इवेजन ना करे, वो ईमानदार है। तो ऐसे करदाताओं को गलती से भी विभाग नोटिस न इशू करे, ऐसे करदाताओं को कर विभाग के आला अधिकारी ग्रिल न करें, उनको किसी तरीके से रैगिंग न करें, उनको किसी तरीके से परेशान न करें। इसकी बात मोदी जी ने की है कि अगर हमें ये पता चला कि आप ऐसे करदाता को आप मिसहैंडलिंग कर रहे हैं तो फिर आपकी खैर नहीं। ईमानदार करदाता का सम्मान इसी तरीके से हो सकता है, क्योंकि भारतवर्ष में ये कहा जाता है कि हम तो टैक्स टाइम से देते हैं, हम तो एप्रोप्रिएट टैक्स देते हैं और सारा विभाग हमारे ही खिलाफ सारी कार्रवाई करता है। एक्स जो चोरी कर रहा है उसको पूछा नहीं जाता है। तो आज इस डिस्टिंक्शन को इस माध्यम से पूरा कर दिया गया कि जो ऑनेस्ट करदाता है उनको पूरा सम्मान देने के लिए सिटीजन चार्टर तक बना दिया गया है। उसमें बताया गया है कि जो ईमानदार करदाता है उसकी एप्लीकेशन तुरंत डिस्पोज करनी पड़ेगी, उसका रिफंड है तुरंत डिस्पोज करना पड़ेगा मैटर, उसको कोई शिकायत है तो आपको तुरंत उसका डिस्पोजल करना पड़ेगा। आयकर अधिनियम के अंतर्गत सिटीजन चार्टर में हर तरह के एप्लीकेशन को डिस्पोज करने की समय सीमा निर्धारित है, अलग अलग धाराओं में, कहीं 30 दिन, कहीं 15 दिन, कहीं 1 महीना, कहीं 3 महीना, 4 महीना, 4 साल, 6 साल। तो बताया गया कि जो समय सीमा निर्धारित है उस समय सीमा के अंतर्गत ईमानदार करदाता है या जो करदाता है अगर कोई पिटीशन या कोई एप्लीकेशन मूव करता है तो उसका डिस्पोजल होना जरूरी है। अभी तक क्या था, विभाग में लोग हिलाहवाली करते थे, एप्लीकेशन आने के बाद पेंडिंग रखते थे, एप्लीकेशन के जो जवाब देते थे वो अपजर्ड होते थे। करदाता पूछना कुछ चाहता है, उसको जवाब कुछ मिलता था। क्योंकि इस सिस्टम में मॉनिटरिंग मुख्यालय द्वारा की जाएगी कि एक प्रश्न का उत्तर एक ईमानदार करदाता अगर एग्रीव्ड है तो उसका उत्तर, उसका प्रति उत्तर विभाग ने किस तरीके से दिया, इसकी मॉनिटरिंग ऊपर से होगी। ये इलेक्ट्रॉनिक अपील डायनेमिक ज्यूरिडिक्शन से क्या आशय है, इससे क्या लाभ होगा? इलेक्ट्रॉनिक अभी तक क्या था, जो अपील फाइल होती थी इनकम टैक्स में, जैसे कोई असिस्टेंट या एडिशनल कमिश्नर स्तर तक का अधिकारी या आईटीओ अगर कोई ऑर्डर पास करता है तो उसकी अगर अपील हो सकती है तो लोग अपील करते थे 20% प्री डिपॉजिट करके फिर अपील फाइल करते थे। ये अपील तो गत 3-4 वर्षों से ही ऑनलाइन फाइल कर दी गई थी कि विभाग जाकर जरूरत नहीं है। लेकिन जब अपील की सुनवाई का समय आता था तो जो CIT अपील है, कमिश्नर इनकम टैक्स अपील है, वो करदाता को व्यक्तिगत रूप से बुलाकर या उसके प्रतिनिधि यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, एडवोकेट या अकाउंटेंट को बुलाकर उससे इंटरव्यू करता था कि भाई क्या कागज़ है, कैसे कागज़ है, वो सारे पत्रावली को देखता था और उसके बाद कोई निर्णय लेता था। बायस्ड होने की संभावना थी, पूर्वाग्रह होने की संभावना थी, भ्रष्टाचार की संभावना थी, दबाव आने की संभावना थी और ऐसी शिकायतें केंद्र सरकार को प्राप्त हो रही थीं। ऐसे में मोदी जी ने कहा कि अब हम अपील को भी इलेक्ट्रॉनिक कर देते हैं। 25 सितंबर के बाद से अब अपील फाइल करने वाले लोगों को आयकर विभाग का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। वो जो भी अपील फाइल कर रहे हैं उसकी सुनवाई ऑनलाइन होगी, पत्रजात के माध्यम से होगी, स्कैन डॉक्यूमेंट के माध्यम से होगी और ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्ड असेसिंग ऑफिसर को डिसीजन लेना पड़ेगा। यहाँ एक प्रश्न आया डायनेमिक ज्यूरिसडिक्शन। डायनेमिक ज्यूरिसडिक्शन से यहाँ से ये मतलब है कि जैसे हम किसी एक शहर की बात करें, कोई शहर है X और कोई शहर है Y, एक स्टेट है X, एक स्टेट है Y। अब हर CIT अपील के पास जो नंबर ऑफ केसेस पेंडिंग है वो ज़्यादा हो सकते हैं, किसी के पास कम हो सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर हम नेमलेस की बात करें तो एक अधिकारी जिस जिले में रहता है अगर वहाँ पे वो स्वयं असेसमेंट कर रहा है तो SSC के बारे में वो भली भांति परिचित है। तो डायनेमिक ज्यूरिसडिक्शन के केस में क्या है कि किस करदाता का असेसमेंट कौन CIT अपील करेगा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से, ये उसे नहीं मालूम होगा। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें अगर प्रयागराज की, प्रयागराज में जो CIT अपील है, हो सकता है उसे गुजरात का कोई केस मिल जाए, उसे वो
गुजरात के किसी शहर का कोई एसएससी मिल जाए उसको करना पड़े। इसी तरीके से चेन्नई में जो सीआईटी अपील बैठा है, हो सकता है उसको प्रयागराज के एसएससी की फाइल रेफ़र कर दी जाए, क्योंकि वो सारा प्रोसेस ऑनलाइन है। पहले जुरिडिक्शन लिमिटेड था, अब उसको डायनेमिक कर दिया गया है। तो इसमें दो फायदे हैं, एक तो विभाग का समय बचेगा, विभाग में कार्य का संतुलित बंटवारा हो जाएगा ऑनलाइन। एक शहर जहां ज़्यादा अपील फाइल हुई, एक स्टेट जहां ज़्यादा फाइल हो रही है अपील, एक जहां कम हो रही है, तो कार्य बढ़ जाएगा। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो सिपा सलार हैं, जो आईआरएस ऑफिसर्स हैं या जो सीआईटी अपील हैं, वो तो हर जगह तैनात हैं। कहीं पे कम है, कहीं ज़्यादा है, तो जिसके पास कम काम है उसके पास दूसरे जगह से ट्रांसफ़र होकर फाइलें आ जाएंगी। और तो इससे क्या होगा, समय बचेगा, लागत घटेगी, सरकार की असेसमेंट की कॉस्ट आती है रणविजय भाई, वो घटेगी और त्वरित न्याय हो जाएगा। अभी क्या है, एक असेसिंग अफसर के पास जब सैकड़ों की मात्रा में फाइलें हैं, पेंडेंसी है, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल से पेंडिंग पड़ी हुई है, उसका डिस्पोजल 6 महीने के अंदर हो जाएगा। ये है जो डायनेमिक जुरिडिक्शन। अभी एक सामान्य आरोप लगता है कि नोटिस भेजकर व्यापारियों का उत्पीड़न होता है, उनसे सौदेबाजी के तमाम आरोप लगते हैं। इस नई प्रणाली में ऐसे मामलों में क्या सुधार होगा और क्या लाभ होगा करदाताओं को? बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है रविजय भाई। ये रिक्वायरमेंट थी आज के इस पूरे सेशन की रिक्वायरमेंट थी, और जो प्रधानमंत्री हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाई ने जो वहाँ पे इतना ऐलान किया, उसका एसेंस आपने पूछा है। नोटिस भेजकर जब अधिकारी अपना दस्तखत करता है और समय निर्धारित करता है, दिन निर्धारित करता है, और जैसे ही करदाता को नोटिस मिलती है, तो चाहे वो ईमानदार हो, बेईमानों की तो बात ही छोड़ दीजिए, उसके तोते उड़ जाते हैं कि मुझे अब इतने बज के इतने मिनट पे इस दिन हमें आयकर अधिकारी को संपर्क करना है इन कागजातों के साथ। पहली बात। दूसरी, उसका बिहेवियर या उसका मनोविज्ञान कमरे में एंटर करने के बाद क्या होगा, वो मुझे कितने देर बाहर बैठाएगा। मैं तो एक प्रतिष्ठित नागरिक हूँ, वेल्थ क्रिएटर हूँ, करदाता हूँ, सैलरीड हो सकता हूँ, बड़ा व्यापारी हो सकता हूँ, प्रोफेशनल हो सकता हूँ, पद पे हो सकता हूँ, लेकिन वो मुझे कितने देर बाहर बैठाएगा, वेट करेगा, इसका कोई चार्टर नहीं है। पहली बात। अंदर जाने के बाद उसका मेरे साथ बिहेवियर क्या होगा, मधुर होगा, अच्छा होगा, खराब होगा, थ्रेटन करेगा, हमें ग्रिल करेगा, हमें ये नहीं मालूम है, तो हम घबरा जाते हैं, हमारा रक्तचाप बढ़ने लगता है, हाइपरटेंशन में आ जाते हैं। इस व्यवस्था में एक बहुत बड़ी यूनिकनेस डाल दी गई है कि अब नोटिस अगर दी जाएगी तो ऑनलाइन जाएगी, आपकी ईमेल पे जाएगी, आपको एसएमएस के माध्यम से बता दिया जाएगा। क्योंकि अब नॉर्मली सबके पैन आधार लिंक हैं, सबके आईडी, ईमेल आईडी कलेक्ट कर ली गई है, नहीं है तो आप डाल दीजिए, आपकी ईमेल आईडी पे आएगा। जो पूछा जा रहा है उसको फॉर्मेट में कम से कम शब्दों में आप सपोर्टिंग पेपर्स डालते हुए आप क्या करेंगे, कंप्लाई कर देंगे। और अगर आपको लगता है कि आपने टैक्स की चोरी की थी, आपने टैक्स रोका था, तो जो शेष टैक्स बचता है ब्याज के साथ लगाकर एक चालान में कि उस नोटिस के साथ कि हाँ ये पैसा मेरा छूट गया था, इस पर ये टैक्स बनता था माकूल, और ये ब्याज है इतने दिन का, मैं आपको जमा कर रहा हूँ, आपका केस खत्म हो जाएगा। तो ये व्यवस्था लागू कर दी गई है। साथ ही नोटिस देने की एक प्रक्रिया है सर्वे के माध्यम से। धारा 133A, जब आयकर विभाग सर्वे करना चाहता है, आपसे कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है, चाहे ईमानदार करदाता हो, चाहे ईमानदार करदाता ना हो या करदाता ही ना हो, तो आपको धारा 133A में नोटिस भेजने का असेसिंग अफसर को राइट था। अभी तक वो आपसे तमाम तरह की इन्फॉर्मेशन किसी एक केस को पूरा करने के लिए या किसी एक मैटर को पूरा करने के लिए ले सकते थे। लेकिन अब चूँकि लगातार शिकायतें आ रही थी कि धारा 133A को एक वेपन बना के यूज़ किया जाता है, ग्रिल करने लगते हैं लोग, दिक्कत करते हैं, तो ऐसे में इन रिप्रेजेंटेशंस को देखते हुए मिनिस्ट्री ने बड़ा अच्छा डिसीजन लिया है कि अब धारा 133A की नोटिस जो भी अधिकारी भेजेगा उससे अपने उच्चाधिकारी से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। ख़ास तौर से टीडीएस के मैटर में और इन्वेस्टिगेशन के मैटर में, अन्वेषण के मामलों में। टीडीएस में तो रणविजय भाई जो प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त या मुख्य आयकर आयुक्त टीडीएस से परमिशन लेकर ही कोई उनसे बिलो रैंक का ऑफिसर उनसे परमिशन लेके ही टीडीएस की नोटिस इशू करेगा। जैसे आईटीओ टीडीएस, असिस्टेंट कमिश्नर टीडीएस, एडिशनल कमिश्नर टीडीएस, जॉइंट कमिश्नर टीडीएस बिना परमिशन लिए सीसीआईटी टीडीएस की नोटिस नहीं 133A में नोटिस नहीं जारी कर पाएगा। ठीक इसी प्रकार अन्वेषण के केस में जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन का मामला है, वहाँ पे अगर धारा 133 में आपको कोई बयान लेना है, कोई चीज़ लेनी है, कोई उससे कलेक्शन करना है पेपर का, तो ऐसे में अधिकारी को चाहे वो एडिशनल कमिश्नर लेवल का ही क्यों ना, एडिशनल कमिश्नर लेवल का ही क्यों ना इन्वेस्टिगेशन अफसर हो, उसे डायरेक्टर जनरल इन्वेस्टिगेशन से परमिशन लेकर ही ये नोटिस जारी करनी पड़ेगी। और खूबसूरती ये है
कि सीबीडीटी ने धारा 119 के अंतर्गत अपने पावर को एक्सरसाइज किया और आज से ही 13 अगस्त आज से ही इस धारा 133A में हुए परिवर्तन को लागू कर दिया। क्या अब नोटिस का खेल फिर नहीं होगा? अगर नोटिस खेल में है तब तो नहीं होगा, और अगर नोटिस वाकई इसलिए दी जा रही है ताकि करदाता ने अगर कोई टैक्स छोड़ दिया था, रोक लिया था, तो उसका माकूल पेमेंट हो जाए, सही पेमेंट हो जाए, तो उस केस में फिर ये नोटिस जेन्युइनली जारी होंगी। डॉक्टर साहब, प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन के दौरान एक चेतावनी जैसी दी, हालांकि वह बात उन्होंने सलाह के तौर पर कही कि जो लोग अभी तक कर दायरे में आते हैं लेकिन कर नहीं देते हैं, वह अपने में सुधार कर लें और कर का भुगतान करना शुरू करें। क्या इसे किसी चेतावनी के रूप में माना जाए या कुछ और है? रणविजय भाई, अगर हम विभाग की बात करें तो विभाग को तो चारों तरफ से स्क्रू कर दिया गया। अब प्रश्न ये आता है कि अगर करदाता उत्प्रेरित न करे विभाग को ले देकर सेट करने के लिए, तो विभाग भी रिलक्टेंट रहेगा, नहीं करेगा, कानून से कार्य करेगा। हमारे प्रधानमंत्री महोदय बड़े अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारे यहाँ जो ईमानदार करदाता हैं वो तो हैं, उनके अतिरिक्त जो करदाता हैं जो टैक्स चोरी को अपना धर्म मानते हैं, उनको उन्होंने उनके लिए एक अलार्म बजा दिया है कि ये मत समझना कि आज जो ये पोर्टल लॉन्च किया गया है उसका तुम फ़ायदा ले पाओगे। अगर समय से कर का भुगतान करते हो, माकूल मात्रा में कर का भुगतान करते हो और टैक्स की चोरी नहीं करते हो, तब विभाग आपका सम्मान करेगा। अपने आप में ये वर्ड कहा गया है, ईमानदार का सम्मान। अगर इसको उलट के पढ़िए तो क्या है? बेईमान की बेइज्जती। और अगर आप बेईमानी करेंगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, जुर्माना देना पड़ेगा, और यहाँ तक कि प्रोसिक्यूशन की भी कार्रवाई होगी और आपको बिहाइंड द बार्स रहना पड़ेगा। कह सकते हैं, प्रोत्साहन ईमानदारों को, डंडा बेईमानों को। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुमूल्य कीमती समय दिया। धन्यवाद। थैंक यू।